हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव मिनट एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है एनजीओस। रिसेंटली देखा गया है कि एनजीओस पर काफ़ी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज करे गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए एक हर्डल की तरह काम कर रहे हैं कोविड से फाइट में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एनजीओस काफ़ी सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन जस्टिफिएबल हैं या नहीं। तो चलिए कुछ इंसिडेंट में कोट कर रहा हूँ न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से, लाइव मिनट से। 3 मई को 25 ऑक्सीजन सिलेंडर्स कन्फिस्केट करे गए सबा ट्रस्ट से। सिमिलरली 6 मई को मनोज सिन्हा जी ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है कश्मीर के, सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को बोला कि कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा एनजीओस को। एक और इंसिडेंट में ऑक्सफैम इंडिया सीईओ अमिताभ बहर ने ब्लेम किया नए एफसीआरएस को कि उनकी वजह से वो बाकी स्मॉलर एनजीओस को सब ग्रांट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में फील्ड वर्क करते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से लास्ट ईयर 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इंडिया को छोड़ के जा चुकी है। हाउएवर, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सुपर्णा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लेविस एंड क्लार्क यूनिवर्सिटी, ने एक पायलट स्टडी में पाया कि जब गवर्नमेंट ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करती है और सिचुएशन वर्स होती है, तभी एनजीओस के लिए डोनेशंस की जेनरोसिटी डोनर्स की बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब जिस वक्त नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए हैं, उस वक्त ज्यादा डोनेट करने के लिए रेडी हैं फॉरेनर्स हमारे एनजीओस को। लेकिन एक बात और आपको बता दूं मैं इसके साथ साथ, पीएम केयर फंड पर ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लागू होते हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी है कि ऐसे कोविड के टाइम पर, जबकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एनजीओस की हेल्प की, तब वो ऐसी इंपोजिशंस करेगी रूल्स की और अपने इमेज को खुद ही नुकसान पहुंचाना चाहेगी, मींस खुद ही सेल्फ गोल करेगी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को। क्योंकि हमारा उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी है, तो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन, एनजीओस आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों के सफरिंग्स को रिलीव करती हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ती हैं और बेसिक सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती हैं। एनजीओस की एक और खास बात है दोस्तों, वो गवर्नमेंट फंडेड हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो गवर्नमेंट की मेंबरशिप को इंक्लूड नहीं करती है। मींस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट द पार्ट ऑफ द एनजीओस। एनजीओस एक हेट्रोजिनस सेक्टर है दोस्तों। एनजीओस काफी तरह की होती हैं, किसी एक चीज में उन्हें क्लासिफाई नहीं करा जा सकता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए भी फाइट करती हैं, सिविल राइट्स के लिए भी फाइट करती हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए भी फाइट करती हैं, प्रिजनर्स राइट्स के लिए भी फाइट करती हैं, यहाँ तक कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी फाइट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इन्हीं सभी वजहों के चलते कोई एक एक्ट ऐसी नहीं है जिसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट करी जा सके, इसीलिए हमने कई सारी एक्ट्स बनाई हैं। फॉर एग्जांपल, सोसाइटीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर भी उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब बात आती है रेशनल फॉर एनजीओस एग्जिस्टेंस। एनजीओस की जरूरत क्यों है भाई? एनजीओस एग्जिस्ट बिकॉज गवर्नमेंट फेल एंड कंपनीज रेयरली कंप्लाइज विद द लॉज। ये आपको पता ही है, गवर्नमेंट अपने ही रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाती हैं और कंपनीज जो कि फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो इन लॉज को बाईपास करने के तरीके ढूंढ लेती हैं। ऐसे में सिर्फ एनजीओज ही हैं जो कि एंजल्स बनकर सेवियर का काम करते हैं, गरीब और वल्नरेबल लोगों का और ट्राइबल्स का, फॉरेस्ट राइट्स का, एनवायरमेंटल राइट्स का। तो अब चलिए कुछ हिस्ट्री में चलते हैं एनजीओस की। एनजीओस कैसे डेवलप हुई भारत में? तो जो फर्स्ट वेव भारत में एनजीओस की डेवलपमेंट की रही दोस्तों, वो राजा राम मोहन राय जी ने शुरू करी ब्रह्मो समाज को बनाकर। उसके बाद प्रार्थना समाज बनाया गया एमजी रानाडे द्वारा, और फिर आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी द्वारा बनाया गया। इसी तरह से सत्यशोधक समाज बनाया गया ज्योतिबा फुले द्वारा, और यहां तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक एनजीओ ही थी दोस्तों। लेकिन गजब का
उछाल आता है हमारी एनजीओस के नंबर्स में, उनकी क्रिएशन में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स ने प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस करना, लिबरलाइज करना आसान बना दिया था, इन्वेस्टमेंट करना इजी कर दिया था। ऐसे में ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड था कि सोशल एक्टिविस्ट को इसके लिए काम करना होगा, बिकॉज ये सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसे तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी जहां पर इनकी कॉस्ट कम लगे, और उसके लिए ये लॉज को भी बाईपास करेंगी। तो इसी की वजह से बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत सारी एनजीओस बनाई, और गवर्नमेंट भी दोस्तों इस बात को समझती थी कि जैसे वो लिबरलाइज करेगी, प्राइवेटाइज करेगी, तब रूल्स को बाईपास करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन के द्वारा सिविल सोसाइटी विंडो ओपन करी 2004 में, और उसमें एनजीओस को एंगेज करना शुरू करा ताकि वो भी अपने इनपुट्स दे सके प्लानिंग के अंदर। इसी प्रकार 2007 में दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी सेक्टर गवर्नमेंट लेके आई, जिसमें कि गवर्नमेंट और एनजीओ पार्टनरशिप में काम करेंगी, और एनजीओस का यूज करेगी गवर्नमेंट बिहेवियरल चेंज लाने में, गुड गवर्नेंस लाने में, और सोशल ऑडिटिंग में। फॉर एग्जांपल सोशल ऑडिट करी जा सकती है नरेगा लेबर की एनजीओस को इन्वॉल्व करके, ताकि करप्शन को पकड़ा जा सके। इसी तरीके से बिहेवियरल चेंज लाया जा सकता है एनजीओस की मदद से, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एजुकेटिव रोल एनजीओस को देके, उनके द्वारा कैंपेन चला के। तो ऑल इन ऑल गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट ने एनजीओस के साथ पार्टनरशिप करने का पूरा प्लान रेडी किया। अब चूंकि बहुत सारी एनजीओस फ्लरिश हो रही थी, बहुत सारी एनजीओस खुल रही थी, यहां तक कि एक एनजीओ पर 400 इंसान पे इंडिया में बन चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 34 लाख एनजीओ आज इंडिया में काम कर रही है। तो ऐसे में जाहिर है कि उनकी रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाती हैं। इसी चैलेंज को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने एफसीआरए 1976 लॉ, जो कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करता था फॉरेन फंडिंग से, उसको अमेंड करा और नया एफसीआरए 2010 कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली सभी एनजीओस को कवर करेगा। यहां पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार की एनजीओस ही होती हैं। तो इसीलिए वो एफसीआरए लॉज के अंडर भी आती हैं। तो अब हम लोग कुछ ब्राइटर साइड डिस्कस करेंगे कि क्या वो अच्छे काम है जो एनजीओस एक समाज के लिए करती हैं। वो एक्सटेंशन काउंटर होती हैं स्टेट का। फॉर एग्जांपल वो नरेगा की स्कीम में और अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स में, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल गंगा, सर्व शिक्षा अभियान, इन सभी प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन में सरकार की मदद करती है। और ये उनकी इफेक्टिवनेस इस मदद में मानी गई है बलवंत राय कमेटी द्वारा। अशोक मेहता कमेटी ने भी बहुत पहले 1950s 60s में उनको रिकमेंड करा था कि हाँ, एनजीओस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस बढ़ा सकती हैं। इसी प्रकार वो लेजिस्लेटिव रोल में भी काफी मदद करती हैं। हम लोग देख रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कैसे एडीआर ने बार बार मदद की है उसको नए लॉस लाने के लिए, डिक्रिमिनलाइज करने के लिए। इसी प्रकार आरटीआई के पीछे आने का पीछे भी एक एनजीओ का हाथ है। एनजीओज ने ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अच्छे से ड्राफ्ट करवाया, और एनजीओज का ही रोल रहा है दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने में। तो ये काफी अच्छे लेजिस्लेशन लाने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लेजिस्लेशन लाने के लिए फाइट करती हैं और कैंपेन चलाती हैं एनजीओज। एनजीओज एनवायरमेंट सोल्जर्स भी होते हैं दोस्तों। वो फॉरेस्ट राइट एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन सभी को इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कैंपेन चलाती है। फॉर एग्जाम्पल वेदांता एक एमएनसी है जिसने ओडिशा के अंदर स्टील प्लांट को लगाने के लिए काफी सारे लॉज को बाईपास करा, लेकिन वहां पर एनजीओस ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा और वो सक्सेसफुल रही। इसी तरह कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पर ग्रीन पीस ने
कैंपेन चलाया, उसको भी रोका गया, उसके लिए भी हडल क्रिएट करी गई। और फिलहाल में अगर देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चला रही है, उसके लिए भी बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने, एनजीओस ने लेटर्स लिखे हैं और केस भी फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में। हावेवर वो केस हार गए, लेकिन वो एनवायरमेंट के लिए ऐसे कैंपेन चलाते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें एनवायरमेंटल सोल्जर्स भी बोला गया है। वो सिविल राइट्स को भी एडवोकेट करते हैं, चाइल्ड राइट्स के लिए लड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल, दलित राइट्स के लिए लड़ते हैं, फॉर एग्जांपल नवसर्जन, फार्मर्स राइट्स के लिए लड़ते हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, एंटी ट्रैफिकिंग के लिए काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कैलाश शतार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी प्रमोट करते हैं दोस्तों। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये भी एक यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डाला है, प्रधान एक एनजीओ है जो कि झारखंड में सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्थान के लिए काम कर रही है, उनको हेल्प कर रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम की योजना से बेनिफिट कराने के लिए। साथ ही ये पॉलिटिकल कोग्निटिव एंटिटी भी है दोस्तों। आप देख रहे हैं कैसे किसान प्रोटेस्ट अभी जो चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें बहुत सारी एनजीओज इन्वॉल्व हैं। वो एक तरीके से कैंपेन चला रही है, लोगों को मजबूर कर रही है सोचने के लिए कि लोगों को सोचना चाहिए कि जो लॉज आ रहे हैं उसको एक बार एनालाइज करना चाहिए कि उससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और इसी वजह से एनजीओ से दोस्तों सरकारें डरती भी हैं और वो उन्हें डबल एजेड स्वॉर्ड समझती है, यानी उनके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। चलिए अब उन डार्क साइड्स यानी नुकसानों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डार्कर साइड है एनजीओस की दोस्तों, वो है इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ये पाया गया है बहुत सारे एनजीओस के केस में कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं और टेरर फाइनेंसिंग भी करती हैं। वो लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करती हैं चैरिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और सिर्फ 20% अच्छा वर्क करने के बाद 80% मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और टेरर फाइनेंसिंग में उनका पैसा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल रिटायर्ड ऑफिसर्स, जजेस, एक्स एमपीज, एमएलएज कुछ फॉरेन डोनर्स से पैसा ले सकते हैं और उनका एजेंडा चला सकते हैं, और ताकि उनके फॉरेन डोनर्स को ज्यादा बेनिफिट मिल सके और अपने लिए वो करप्शन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ए कंपनी है फॉरेन की, वो चाहती है कोई प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट से, उसमें उसे 200 करोड़ का फायदा होगा, और वो डोनेशन करती है एक एनजीओ को जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, और उसका कोई सीईओ जो है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। अब अगर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उसको ये प्रोजेक्ट दिला दे तो 200 करोड़ का फायदा होगा फॉरेन कंपनी को, तो इसलिए वो 100 करोड़ देने में उसे कोई नुकसान नहीं है डोनेट करने में। और ये जो हमारे सीईओ होंगे उस 100 करोड़ में से 20 करोड़ खर्चा करेंगे समाज सेवा के लिए, लेकिन 80 करोड़ अपने पर्सनल के लिए यूज करेंगे। कहां पे खर्चा दिखा के? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिखा के। ये भाई साहब ये कह सकते हैं सरकार को कि एनजीओ के एडमिनिस्ट्रेशन में ही 80 करोड़ लग गए, यानी बिल्डिंग के खर्चे में, बिजली के खर्चे में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में या स्टाफ की सैलरीज में। तो ऐसी एनजीओ देश के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए ही खतरनाक होती हैं। इसी तरीके से जो दूसरा चैनल है जहां से ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है टेरर फाइनेंसिंग। मैं यहां पर एक बुक को कोट करना चाहूंगा दोस्तों, लाइफ एंड ब्लड ऑफ टेररिज्म, जो कि जिसका पीडीएफ अवेलेबल है आईडीएसए पे फ्रीली। तो जो फॉलोइंग अभी जो मैं डेटा दूंगा दोस्तों वहां आप वेरीफाई कर सकते हैं। विवेक चड्ढा जी ने ये बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने एनजीओस का टेरर फंडिंग का चैनल डिस्क्राइब करा है। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में दोस्तों एनजीओस अच्छी तरीके से रेगुलेट नहीं होते हैं। यहाँ पे एनजीओस को डोनेशंस, जिसे कि ज़कत बोला गया है, जो कि वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कंपल्सरी सैंक्शनड होता है होली कुरान में। चेक करने के लिए आप सूरा तौबा 9 वर्स 60 को देख सकते हैं। ऐसी ही एक एनजीओ है थी और अभी भी काम कर रही है, जमात उद दावा, जो कि यूएस ने बैन कर दी है। ये एनजीओ लोगों के इमोशन और रिलीजन को यूज कर ज़कत का सहारा लेकर फंड रेज करती है और बाद में चीटिंग करके इसे टेररिज्म के लिए यूज करती है।
तो हम लोग यहाँ थोड़ा ज़कत के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़कत कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। लिल मस्कान जो कि नीडी के लिए दान दिया जाता है, लिल फुकारा जो कि गरीब के लिए दान दिया जाता है, और फसीबिल्लाह इन द वे ऑफ अल्लाह मीन्स जो अल्लाह के लिए दान दिया जाता है। और यही वो एक चैनल है जहां पर कुछ रिलीजियस बाइगोट्स जो कि हर धर्म में होते हैं वो मिसयूज करते हैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों का, उनसे चैरिटी करा के, उनसे डोनेशन लेके टेररिज्म फैलाने में। एग्जाम्पल के तौर पे एक डेटा दिया है कि केवल सऊदी अरेबिया के अंदर एनुअल ज़कत $20 मिलियन रेस किया जाता है, और पाया गया कि इसमें से कुछ परसेंट इंडिया में टेरर फाइनेंसिंग में यूज होता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान का केस भी है दोस्तों। अपने पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 केस स्टडीज कोट कर रहा हूं। हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर रिलीफ ट्रस्ट यानी जकार्त का यूज करा था 100 करोड़ फंड करने में टेररिज्म को, जो कि ये अमाउंट रिलीफ के लिए था लेकिन इसको टेररिज्म में यूज करा गया। ये केस स्टडीज भी मैंने विवेक चड्ढा जी की किताब से पिक करी हैं, तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। वज्रबोधि सोसाइटी यूज करी गई थी माइस्ट द्वारा फंड कलेक्शन के लिए। तो ये 2 केस स्टडीज हैं जिन्हें आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है, दूसरी डार्कर साइड वो ये है कि ये लोग इंटरनल ऑडिट तो करते हैं दोस्तों एनजीओस, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट से मतलब है ये किसी सीए को बुला के अपने अकाउंट्स नहीं चेक कराते हैं या किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने अकाउंट चेक नहीं कराते हैं। तीसरी डार्कर साइड ये है दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स नहीं होते हैं, डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, ना ही यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट होता है और परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लागू करा जाए एनजीओस पर तो वो उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे लोगों में और एनजीओस में और गवर्नमेंट में तीनों में ट्रस्ट बढ़ेगा, जिससे कि अल्टीमेटली एनजीओस के लिए डोनेशन बढ़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ एनजीओस डू नॉट फाइल एनुअल रिटर्न्स, तो यानी एनुअल रिटर्न्स जो एमएचए के अंडर रिपोर्ट करना होता है, मेजॉरिटी एनजीओस वो फाइल नहीं करती और इसीलिए उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो जाते हैं। एक डार्क साइड ये भी है दोस्तों कि अल्टीरियर मोटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि इंडिया के लिए काफी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, ग्रीन पीस को फंड करा किसी यूएस डोनर ने और हडल क्रिएट करी। तो ये माना जा सकता है कि वेस्ट जो कि ऑलरेडी डेवलप कर चुका है और जिसे एनवायरनमेंट की ज्यादा चिंता है, वो ऐसे इनडायरेक्ट वेज यूज कर सकता है इंडिया की डेवलपमेंट को हैम्पर करने के लिए। अब एनवायरनमेंट की चिंता दोस्तों हमें भी है, लेकिन हमारे को गरीबों की चिंता ज्यादा है। हम इतने अमीर अभी नहीं बने हैं, हम एक डेवलपिंग और इमर्जिंग नेशन है कि हम एनवायरनमेंट पे ज्यादा स्पेंड कर सकें। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी एनजीओस पर और उसने बताया था कि किस तरीके से ये अल्टीरियर मोटिव सॉल्व करके इंडिया का नुकसान कर सकते हैं जीडीपी से 2 to 3% से। तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए ही एफसीआरए एक्ट बनाई गई थी 2010 में। अब हम कुछ मेजर फीचर्स एफसीआरए के डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहला मेजर फीचर तो ये है कि ये सभी जजेस, जर्नलिस्ट, कार्टूनिस्ट और इलेक्शन कैंडिडेट्स को फॉरेन कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट करता है। सेकेंड इशू ये है दोस्तों, एनजीओस को अगर एफसीआरए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें 3 साल पहले ही एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और पिछले 3 सालों से लगभग 10 लाख रुपए वो समाज पर खर्च रहे हों। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू करा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं होगा, आपकी इंस्पेक्शन होगी, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसे कैंसिल कर सकती है। चौथे पॉइंट में एनजीओस को ये हिदायत दी गई है, उनको ये बोला गया है कि आप 50% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट
एक्सपेंडिचर दिखा के खर्च नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा था कि कुछ आईएएस ऑफिसर 100 करोड़ में से 80 करोड़ कुछ एक्स आईएएस ऑफिसर जो एनजीओज के सीईओ हैं 100 करोड़ में से 80 करोड़ दिखाकर तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में दिखा देते हैं और पर्सनल यूज करते हैं। तो उसी लूप होल को प्लग करने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। तो ये यानी जस्टिफिएबल है। फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कैन बार एनजीओज फ्रॉम फॉरेन फंडिंग इफ दे फेल टू फाइल एनुअल रिटर्न। तो ये ऑब्वियस है दोस्तों, अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल होना अनिवार्य हो जाएगा। एनजीओज अंडर एफसीआरए शुड रिसीव फॉरेन डोनेशन इन अ सिंगल डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एक सिंगल डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेंगे तो इससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए आसान रहेगा उस मनी को ट्रेल करने का कि वो मनी कहाँ से आई है, वो करप्शन में इन्वॉल्व है वो मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो ये इम्पोजिशन भी जायज मानी जाती है दोस्तों। सातवें पॉइंट में हम देखते हैं कि रिसेंटली नीति आयोग को नोडल एजेंसी बना दिया गया है रजिस्ट्रेशन और एक्रेडिशन ऑफ एनजीओज, लेकिन केवल उन एनजीओज का जो कि गवर्नमेंट फंडेड है। अभी भी बहुत सारी प्राइवेट फंडिंग वाली एनजीओज एक्रेडिशन के प्रोसेस से बाहर है। तो इन सभी रिस्ट्रिक्शंस ने काफी सारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए थे दोस्तों 2011 से लेके 2020 तक, और काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस बना दिया था फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करने का, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि फिर से 2020 में इन्हें अमेंड करा गया और नए प्रोविजंस लाया गया। अब हम उन नए प्रोविजंस के बारे में पहले जानेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को। पहला प्रोविजन ये था दोस्तों कि 50% की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की कैप थी उसे घटाकर 20% कर दिया गया, यानी अब और मुश्किल बना दिया गया चीटिंग करना और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर शो करना। दूसरा, सभी को बोला गया एनजीओज को कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो वो एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में ही होगा, वहां पर ही आपका अकाउंट होना चाहिए। अब ये एकदम नाजायज प्रोविजन इसलिए लग रहा है दोस्तों कि सडनली इतनी जल्दी कोई अडेप्ट नहीं कर पाएगा इस चीज से, और इसकी वजह से ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा और हमारे को कोविड फाइट में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी एनजीओज तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगी फॉरेन फंडिंग। ऐसा इसलिए करा गया है दोस्तों कि एसबीआई की जो ब्रांच है दिल्ली की उसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहां पर एफसीआरए ने डेजिग्नेट अकाउंट कर रखा है लेकिन वहां पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जो बैंक्स अटैच होते हैं वहां से मनी की ट्रेल को ट्रेस करना आसान हो जाता है। तीसरे पॉइंट में दोस्तों प्रोहिबिट किया है एनजीओज को, जैसे कि ऑक्सफैम को, छोटे एनजीओज को ट्रांसफर करने के लिए कि अगर कोई ऑक्सफैम इंडिया जैसे एनजीओ है उसे फॉरेन फंडिंग अगर हो रही है तो अब वो छोटे एनजीओज को अपनी मर्जी से फंड नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि काम तो छोटे एनजीओ ही करते हैं, तो ये भी काफी नाजायज लग रहा है। हाउएवर पीएम केयर फंड में ये प्रोविजंस नहीं लागू हैं। फिर से मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूं, यहां पर एक नोट डाला है मैंने दोस्तों। 2015 में एमएचए ने एनजीओज को बोला था कि आप रिटर्न में लिख के दीजिए कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और फॉरेन रिलेशन एंड कम्युनल हार्मनी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी आपके किसी भी कार्य से। तो ऑलरेडी ये अंडरटेकिंग बहुत सारे एनजीओज दे चुके हैं। तो क्योंकि ये काफी स्ट्रिंजेंट रूल लग रहे हैं तो इसीलिए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने कमेंट करा कि ये लॉज कंपेटिबल नहीं है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के, जो जिसके लिए कि इंडिया बाध्य है, और इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी अलाउ नहीं करते हैं इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, ऑलरेडी जब हमारे पास एफसीआरए 2010 में काफी स्ट्रिंजेंट रूल थे तो फिर उन्हें अमेंड क्यों करा गया 2020 में, और क्यों एनजीओज को
का काम और मुश्किल बना दिया गया। तो फॉलोइंग कुछ पॉसिबल रीजंस हैं दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ताकि हम कुछ इंटरलिंकिंग और रिलेशन कर पाए। तो पहला रीजन मुझे लगता है दोस्तों कि आर्टिकल 370 कुड बी द पॉसिबल रीजन, कि वो जो आर्टिकल 370 हमने हटाया है और एनआरसी सीएए के प्रोटेस्ट और फार्मर्स के प्रोटेस्ट, ये सभी प्रोटेस्ट अपने आप में नाजायज नहीं है। सरकार भी ये एक्सेप्ट करती है और मानती है कि सभी को अधिकार है अपने राइट्स के लिए फाइट करने का, या अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी से हमारी जनता नाराज है तो प्रोटेस्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जब ये प्रोटेस्ट होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो असामाजिक तत्व होते हैं और जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है मिसयूज करना और देश में एनार्की फैलाना, या कोई रुकूस क्रिएट करना, या कोई टेररिस्ट अटैक करना। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल्स और स्ट्रिंजेंट बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था कैसे लाल किला पर झंडा फहराया गया और फार्मर्स के प्रोटेस्ट को बदनाम भी करा गया और मिसयूज हुआ उस प्रोटेस्ट का। तो इसीलिए गवर्नमेंट काफी चिंतित है और ये हमारे गवर्नमेंट के लिए काफी डिलेमा की सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो रूल्स को स्ट्रिंजेंट नहीं करती हैं तो असामाजिक तत्व इन जायज प्रोटेस्ट का मिसयूज कर सकते हैं, और अगर वो ये रूल्स और स्ट्रिक्ट करती हैं तो हमारी जो एनजीओस कोविड में हेल्प कर रही हैं वो हेल्प नहीं कर पाएंगी और एज ए नेशन हम सफर करेंगे। तो क्या रास्ता निकाला जाए दोस्तों? तो कुछ सजेस्टेड रिफॉर्म्स हैं जो कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में मैंने डिवाइड करे हैं। तो यानी शॉर्ट रन इमीडिएट रिफॉर्म जो सरकार ले सकती है वो ये कर सकती है कि फॉरेन फंडिंग पर तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी जाए ताकि कुछ चीटिंग या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग ना हो, लेकिन इंटरनल डोनेशन में टैक्स फ्री देने में सरकार को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नए रूल्स आए हैं उनको 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर तक रिलैक्स कर सकती है और उसके बाद उन्हें स्टिक करा जाए। और अगर ऐसे रूल्स को रिलैक्स सरकार नहीं कर पाती है तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, एक स्पेशल विंडो खोली जा सकती है एमएचए के अंडर, जहां पर एक साथ सारे क्लियरेंसेस ऑटोमेटिकली या इजीली मिल सके सभी एनजीओस को, ताकि स्पीडीली वो सारे रूल्स को फॉलो कर सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि गुजरात में 2001 में जब अर्थक्वेक हुआ था तो लोकल डोनेशन यानी इंटरनल डोनेशन को 100% टैक्स फ्री कर दिया गया था और साथ ही एफसीआरए क्लियरेंसेस को ऑटोमेटिक कर दिया गया था। खैर, तब सिचुएशन कुछ और थी देश की और आज सिचुएशन कुछ और है, तो हम इसे कंपेयर तो नहीं कर सकते। वी कैनॉट से द एप्पल्स आर इक्वल टू ऑरेंजेस, बट जरूर हम यहां से कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में रिफॉर्म्स के लिए दोस्तों सेकेंड आरसी और एक्सपर्ट्स के कुछ व्यू है जो मैं यहां पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। पहला, बैलेंस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटरी लेजिस्लेशंस के बीच में और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वॉलंटरी सेक्टर के बीच में, ताकि लेजिस्लेशंस भी अपना काम करें और वॉलंटरी सेक्टर भी आप आसानी से काम कर पाए और उनकी रेगुलेशन भी प्रॉपर हो पाए। दोनों में से किसी को भी दूसरे पर हावी होने की आजादी कुल मिलाकर नहीं होनी चाहिए। दूसरा चेंज हम ला सकते हैं कि बहुत टाइम लगता है क्लियरेंसेस लेने में, लाइसेंस लेने में एफसीआरए के, उसके लिए कोई टाइम बाउंड मैनर सेट करा जाए, टाइम बाउंड पीरियड सेट करा जाए कि 2 मंथ्स में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है एनजीओस के लिए। तीसरा जो सजेशन है वो ये है दोस्तों, जो एनजीओस छोटे हैं साइज में और सिर्फ 10 लाख से कम ही उनके पास डोनेशन आता है, उनके ऊपर ये इतनी सारी जो है रिक्वायरमेंट्स ना थोपी जाए, क्योंकि उनका तो पैसा उस रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने में यूज हो जाएगा। इसीलिए सजेशन ये है कि उन्हें बोला जाए कि वो बस एक एनुअल रिटर्न फाइल करें हर साल एमएचए के अंडर कि उन्होंने कैसे उस फंड को यूज करा है। हाँ, ये जरूर है कि उनको भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं वहां तो मिसयूज नहीं हो रहा है। चौथा सजेशन ये है दोस्तों कि एक्रेडिशन और सर्टिफिकेशन करी जाए सभी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की, क्योंकि हमने अभी तक देखा है सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड एनजीओस की एक्रेडिशन कर रहा है नीति आयोग। तो हमें प्राइवेटली फंडेड
एनजीओज के एक्रेडिशन का भी एक प्रोसेस और एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। इसी के लिए सजेस्ट करी गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसको सजेस्ट करा गया था कि वन टाइम फंड करे भारत सरकार, ताकि वो फिर प्राइवेटली फंडेड एनजीओज को अक्रेडिट कर सके। अक्रेडिट का मतलब बेसिकली दोस्तों रेटिंग होता है कि अक्रेडिशन अगर आपको मिल गई, जैसे कि नाक अक्रेडिट करती है, NAACG जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को अक्रेडिट करती है, तो इससे ये हो जाता है कि अच्छे से वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हेट्रोजीनियस सेक्टर हैं हमारा एनजीओज, मतलब कि वहां पे एनवायरमेंटल एनजीओज भी हैं, ह्यूमन राइट्स भी हैं, तो हम वहां पे रैंकिंग तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो सेकंड ARC ने कहा कि रैंकिंग फिजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप क्रिकेट के प्लेयर और हॉकी के प्लेयर को तो एक साथ रैंक नहीं कर सकते हैं, तो सारी एनजीओज अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, तो रैंकिंग पॉसिबल नहीं होगी और रेटिंग भी पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, एज पर सेकंड ARC कुछ नॉर्म्स और प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं और उसमें मदद ले सकते हैं क्रेडिबल अलायंस नेटवर्क की, जो कि खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो ऐसे प्रिंसिपल्स सेट करने में के लिए काम करती हैं। तो हम कुछ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं और उनको वेरीफाई कराने के लिए अक्रेडिशन कर सकते हैं। तो 2012 में ऐसे अक्रेडिशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए कंसेंसस डेवलप हो गया था, बट वो नेशनल अक्रेडिशन काउंसिल ऑफ इंडिया फाइनली शेप नहीं ले सकी। पर हम उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो प्रपोज्ड हुआ था वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में ये स्ट्रक्चर कोट कर सको। पहला जो उसका फीचर था वो ये था दोस्तों कि वो ऑटोनोमसली काम करेगी। दूसरा, नेशनल अक्रेडिशन काउंसिल ऑफ इंडिया में बराबर की भागीदारी होगी सरकार की भी और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की भी। तीसरा जो था फीचर वो ये था दोस्तों, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करा जाएगा एनजीओज की, कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग उनका नेचर है काम करने का, तो सबके लिए सेम कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हो सकता है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि उनके एक्रेडिशन प्रोसेस की जो मेथोडोलॉजी होगी वो उनके साथ बैठकर डिस्कस कर कर बनाई जाएगी। फाइनली, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे हम एनजीओज की रेगुलेशंस को इफेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है दोस्तों कि रिस्क एनालिसिस होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कि कौन सी एनजीओज कौन सी लोकेशंस में क्या गड़बड़ कर सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है उनका मिसयूज करने का। तो इससे एक प्रोफाइल क्रिएट होगी सभी एनजीओज की और हम बेटर उनको इंस्पेक्ट कर पाएंगे। दूसरा सजेशन ये है दोस्तों कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको कंटिन्यूअसली मोल्ड करते रहना चाहिए जैसे जैसे हमें नई नई वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चलता है। तीसरा सजेशन ये है दोस्तों कि एक्सटर्नल कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से रेगुलेट नहीं होती हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में एनजीओज, तो वहां से जो मनी आती है उसके चांसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, टेरर फंडिंग के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तो हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करेगा नहीं, बट सऊदी अरेबिया के साथ जरूर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम टेरर फंडिंग की लोकेशन को ट्रेल कर सके, मनी को ट्रेल कर सके। चौथा सजेशन ये है दोस्तों, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से एनजीओज उनका मिसयूज कर सकते हैं, चाहे वो एज ए स्टाफ काम कर रहे हैं या चाहे वो डोनेट कर रहे हैं। तो हमें एज ए सिटीजन भी ध्यान रखना होगा, चेक रखना होगा एनजीओज को डोनेट करते वक्त भी और उनके लिए काम करते वक्त भी कि वो किसी गलत एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व है। पांचवा सजेशन ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक फंड कलेक्शन होना चाहिए, और ये जो गाइडलाइन है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फॉलो करी है, इसीलिए एक डेजिग्नेटेड अकाउंट दिया है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ बताने जा रहा हूं जिससे कि आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं और जहां से काफी पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडिया में लगभग 34 लाख एनजीओ में से सिर्फ 3% ही रजिस्टर्ड हैं और उससे भी कम टैक्स फाइल करती हैं। सेकंड, एज पर न्यू रेगुलेशंस सिर्फ 16% एफसीआरए लाइसेंस होल्डर अभी फिलहाल में फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं।
तो यानी न्यू रेगुलेशंस ने काफ़ी फॉरेन डोनेशंस पे एक तरीके से कहा जाए तो अनऑफिशियल बैन लगा दिया है और ऑफिशियल बैन लगा दिया है। थर्ड, एनआरआई है, जो एनआरआईज हैं, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं, कैन डोनेट, यानी अगर वो दूसरे देश के सिटीजन नहीं है, हमारे सिटीजन है और वहां पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो वो बेशक भी इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं और उनको एफसीआरए के अंडर नहीं कंसीडर किया जाएगा। बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन एक तो ये है कि उनको अपने पासपोर्ट और आधार की डिटेल देनी होगी और फॉर्मल बैंकिंग चैनल से डोनेट करना होगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों कि सभी लोग अपने पासपोर्ट और आधार की डिटेल देना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी एक तरीके से प्राइवेसी भंग होगी। तो ये भी एक हर्डल क्रिएट कर देता है एनआरआईज के लिए डोनेट करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपका कोई फॉरेन में दोस्त है या आपका कोई चाहने वाला है फॉरेनर और वो आपको गिफ्ट देना चाहता है और अगर उस गिफ्ट की कीमत 25,000 से ऊपर नहीं है, 25,000 है या उससे नीचे है, तो सेक्शन 21H1 ऑफ एफसीआरए के अकॉर्डिंग वो एफसीआरए एक्ट के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी उस पर ये नियम लागू एफसीआरए 2010 के या 2020 के अमेंडमेंट के लागू नहीं होते हैं, वो आपको गिफ्ट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट में दोस्तों, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज और उसकी जो पेमेंट आएगी बदले में, क्या वो एफसीआरए के अंडर होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाता है तो सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर आउटसाइड एफसीआरए। सिक्स्थ पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो पैसा देता है क्या वो एफसीआरए के अंडर आता है? जी नहीं, वो भी नहीं आता है। सेवेंथ पॉइंट में दोस्तों, एनजीओस कांट यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एफसीआरए के अकॉर्डिंग अगर एनजीओस को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है वो पाया गया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, तो वो एक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कंसिडर करी जाएगी जो कि इनवैलिड होगी। 8 पॉइंट में मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि एमएचए जब इंस्पेक्शन करता है और उसे जरा भी कुछ भी गड़बड़ नजर आती है एनजीओस की फंक्शनिंग में, तो पहले वो सिर्फ 180 दिन के लिए उनका जो सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल करता है और इस पीरियड के दौरान एनजीओ जो है नए फंड नहीं ले सकती है। फर्दर वो सिर्फ 25% ऑफ एग्जिस्टिंग फंड जो कि एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये बात भी हमें ध्यान रखनी है दोस्तों कि एनजीओ का अगर सर्टिफिकेट एक बार कैंसिल हो जाए तो उसे दोबारा अप्लाई करने के लिए 3 साल फिर से वेट करना होगा। तो 2011 से लेकर अब तक करीब 20,664 एनजीओ के सर्टिफिकेट कैंसिल कर चुकी है एमएचए। आखिर में 10वां पॉइंट ये है दोस्तों कि पीआईओ होल्डर्स जो होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होल्डर्स जो होते हैं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो वो एफसीआरए के अंडर आएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऐसी स्टेटमेंट एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है दोस्तों, जो रिसेंट में अमेंडमेंट हुई एफसीआरए में फाइनेंशियल बिल के तहत, उसने क्या करा कि 1976 का जो हमारे एफसीआरए था वो कहता था कि फॉरेन कंपनी जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अब लॉ बदल दिया गया है और लॉ ये कहता है कि फॉरेन कंपनीज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी हमने जैसे डिस्कस करा था एक टाइप ऑफ एनजीओज तो होती हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कंपनी के अंदर कोई इंडियन होना चाहिए और उसका 50 और 50% से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फॉरेन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करती है तो वो एफसीआरए में कंसिडर नहीं करी जाएगी। तो ऐसा मानना है दोस्तों कुछ सोशल एक्टिविस्ट का और आरटीआई एक्टिविस्ट का कि ऐसा इसलिए करा गया ताकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एस्केप कर सके 2004 टू 2012 के बीच के पीरियड में, जब उन्होंने यूके बेस्ड एमएनसी वेदांता से डोनेशन ली थी, तो वो वॉयलेट कर रही थी एफसीआरए 2010 को। तो इसी एफसीआरए 2010 के रूल को बाईपास करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट करी और दोनों पार्टी बड़ी ही आसानी और समझदारी से बच गई। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इन्हें पनिश करने वाला था एक केस में। तो फर्दर
11वें पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सब्सटेंशियली फंडेड जो एनजीओज होंगी गवर्नमेंट से, उनको पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा और वो सेक्शन 2H(A) के तहत आएंगी आरटीआई के। यानी कोई एनजीओ अगर सब्सटेंशियली फंडेड है गवर्नमेंट से, तो उस पर अगर आप आरटीआई एक्ट यूज करेंगे तो उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या बीसीसीआई एनजीओ है, सॉरी क्या बीसीसीआई सेक्शन 2 सब क्लोज H के अंदर आती है आरटीआई के, क्या बीसीसीआई आरटीआई के तहत आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी या नहीं। फर्दर पीएम केयर फंड के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा दोस्तों। पीएम केयर फंड पर एक आरटीआई लगाई गई और आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया, बाध्य नहीं थी सरकार देने के लिए। तो सरकार ने कहा कि ये जो पीएम केयर फंड है सेक्शन 2H यानी आरटीआई के सेक्शन 2H के अंडर नहीं आता है, तो वो बाध्य नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ऊपर हमने देखा सेक्शन 2H इंक्लूड करता है सब्सटेंशियली फंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट को पार्ट को, लेकिन पीएम केयर में माना गया है कि गवर्नमेंट ने उसे फंड नहीं कराया है, बल्कि प्राइवेट सोर्स यानी प्राइवेट सोर्स से उसे पैसा आया है और उसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं चला रहा है। इसीलिए पीएम केयर फंड रूल्स के मुताबिक आरटीआई सेक्शन 2H के अंडर नहीं आएगा। अब एंड में दोस्तों कुछ एमसीक्यूज हैं। एक एमसीक्यू मैंने बनाया आपके लिए, डिजाइन करा है। इस एमसीक्यू को जरूर सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। और एक मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए फॉर्म किया है कि हाउ एनजीओज आर डबल एजेड स्वॉर्ड, क्रिटिकली एनालाइज एंड ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव रेगुलेशंस। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।